सरकार उत्तर प्रदेश की चुनावी गाथा के तीसरे अध्याय के साथ मैं श्वेता सिंह आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। हमने आपको पिछले 2 एपिसोड में बताया कि कैसे यूपी की राजनीति कांग्रेस गैर कांग्रेसवाद से होती हुई बीजेपी के उत्कर्ष तक आ गई। हमने दिखाया कि कैसे गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मंदिर मस्जिद की राजनीति ने तरजीह ली। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनकी सरकार गुड गवर्नेंस, शिक्षा व्यवस्था को लेकर निर्णय लेने की वजह से चर्चाओं में थी, लेकिन अयोध्या से उठ रही सियासत के गुबार में बाकी सब ढक गया। भैया, यूपी की राजनीति में रंगबाजी तो थी, थोड़ी बहुत मजहबी पॉलिटिक्स भी पहले से ही थी, लेकिन यही राजनीति यूपी को पूरी तरह बहा कर ही ले जाए ऐसा नहीं था। लेकिन क्या जरूरी है जो पहले न हुआ हो वो आगे भी न हो? तो मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते ही यूपी हिंदू मुस्लिम या कह लें कि मंदिर मस्जिद की राजनीति में बंट चुकी थी। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने तक यही राजनीति यूपी का चलन थी। एक तरफ अयोध्या पूरे यूपी के माहौल को गरमा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ यूपी में एक नया राजनीतिक समीकरण काफी पहले से धीरे धीरे आकार ले रहा था। मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 को नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी। नाम रखा समाजवादी पार्टी। देखिए, मुलायम सिंह ने 1992 में समाजवादी पार्टी गठित की। उसके पहले ही उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। वो लोक दल के भी अध्यक्ष रहे। इसके पहले वो विपक्ष के नेता के तौर पर वो स्थापित थे और लोक दल के प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने सांगठनिक ढांचा अपना बड़ा मजबूत किया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जिनके साथ समाजवादी जनता पार्टी में मुलायम सिंह यादव थे, उन्हें ही इस बात की जानकारी नहीं थी। मुलायम सिंह ने चंद्रशेखर को बताया तक नहीं, अपनी पार्टी बना ली। महीनों चंद्रशेखर को पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या। तो मैंने एक दिन उनको बताया कि ये वजह है, क्योंकि मेरा काशीराम से पुराना मिलना जुलना था। तो काशीराम ने मुझे बताया कि मैंने कहा मुलायम को कि चंद्रशेखर को छोड़ो, यानी राजपूत बिरादरी को अलग करो और हम जो है पिछड़े और दलित का और मुसलमान का वो बनाएंगे समीकरण और उसमें जीतेंगे। नई पार्टी के गठन की तैयारी मुलायम सिंह ने 1991 के चुनावों के बाद ही कर दी थी। मंडल के दौर में कमंडल की राजनीति से टकराने के लिए उन्हें एक नया साथी मिल गया था। साथी का नाम था काशीराम। काशीराम की बहुजन समाज पार्टी 1989 के चुनावों में 13 और 1991 के चुनावों में 12 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी थी। एक इंटरव्यू में काशीराम ने कहा कि मुलायम साथ आ जाएं तो विरोधी दलों को हराया जा सकता है। मुलायम ने इस बात को खूब अच्छी तरह समझा। उन्हें पिछड़ों के साथ दलितों का एक मजबूत वोट बैंक दिखाई देने लगा था, इसीलिए काशीराम की बात को पूरी गंभीरता से लिया। असली परीक्षा थी उनकी, वो कांशीराम का अगर सहयोग उनको न मिला होता तो मुलायम सिंह जिस तरह से राजनीति में छाए वो अवसर उनको नहीं मिलता। एक जहाज में संयोग से मुलायम सिंह और काशीराम दोनों साथ यात्रा कर रहे थे। दोनों में बातचीत हुई। कांशीराम ने कहा कि चंद्रशेखर को छोड़ो तो तुम्हारे साथ हमारा समझौता हो सकता है। ये 1993 के चुनाव की बात है। मुलायम काशी की जुगलबंदी ने यूपी की राजनीति में एक नया ध्रुव तैयार किया। वो विस्तार से आगे दिखाएंगे। फिलहाल
यूपी के जरिए पूरा देश किस तरीके से अयोध्या विवाद में सुलग रहा था वो दिखाते हैं। नवंबर 1992, यूं तो सर्दियां दस्तक दे चुकी थी, लेकिन देश और यूपी बहुत गर्म था, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर 1992 से करीब 18 दिन तक अयोध्या में कार सेवा का ऐलान किया। हालांकि ये सांकेतिक कार सेवा को लेकर था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बारे में ये कहा जा सकता है कि वे निर्णय देर से लेते थे, लेकिन निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहते थे, स्थिर रहते थे। दूसरी बात यह कि उनके कार्यकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी के ऊपर गांधी परिवार के किसी भी सदस्य का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखता था जितना उसके पहले और उसके कुछ सालों बाद दिखा। दिल्ली से लखनऊ तक नेताओं के बीच विमर्श और विवाद के समाधान को लेकर बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी था। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। कभी अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी से वो मिल रहे थे, कभी कल्याण सिंह या विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। हर कोई 6 दिसंबर 1992 से पहले कोई स्थायी या अस्थायी हल तलाश रहा था। लेकिन केंद्र और यूपी सरकारों के बीच गहरी राजनीति की बू भी सबको आ रही थी। स्थिति ये थी कि बार बार जो कार्य मंदिर सेवा समिति थी और आपके विश्व हिंदू परिषद थे, ये बार बार प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए कार सेवकों को पूरे देश से बुला रहे थे। उससे कार सेवकों में एक नाराजगी थी। जब इससे पहले जब डेमोलिशन हुआ है, इससे पहले भी जब वहाँ लोगों को इस बात की नाराजगी थी कि साहब यहाँ बुला लेते हैं और बाद में फिर एक अगली तारीख तय कर देते हैं, तो उसको लेके कार सेवकों में बहुत नाराजगी थी। 6 दिसंबर 1992 माहौल बहुत तनावपूर्ण था। पिछले कुछ दिनों से कार सेवक लगातार अयोध्या पहुंच रहे थे। 6 दिसंबर तक लाखों कार सेवक पहुंच गए। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी उस दिन अयोध्या में ही था। कल्याण सिंह सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुके थे कि विवादित स्थल के ढांचे को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सुबह 11:45 पर फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक दौरा कर गए। उसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। विवादित ढांचा पूरी तरह ढहा दिया गया। देश सत्ते में आ गया। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश के साथ पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उस ढांचे की सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम थे, इसके बावजूद घटना घटित हो गई। तो कभी कभी ऐसा होता है इतिहास में कि सब इंतजाम धरे रह जाते हैं, घटना घटित हो जाती है। कल्याण सिंह इस बात को भी उनके जहन में था कि जब 92 में गोली चलवाई मुलायम सिंह जी ने, तो अगर आपको ध्यान होगा कि उस दौरान वो मुल्ला मुलायम सिंह हो गए और पूरे देश में उनकी एक अलग राजनीतिक समीकरण उन्होंने बना लिया था। कल्याण सिंह के भी मन में शायद, जहां तक मैं समझता हूं, कि ये होगा कि यहां अगर हम गोली नहीं चलवाएंगे तो हम हिंदू भक्त हो जाएंगे और हिंदुओं के एक देश में पूरे सर्वमान्य नेता हो जाएंगे। ये भी एक कारण था। और पार्टी की रीति नीति और जो राम मंदिर के प्रति प्रतिबद्धता थी कल्याण सिंह की या भाजपा की, उन दोनों चीजों को उन्होंने पूरा किया। पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। जगह जगह दंगे हुए। केंद्र ने यूपी की कल्याण सिंह सरकार समेत बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति शासन के दौर में चला गया। पहले 6 महीने राष्ट्रपति शासन रहा, फिर 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। 1993 का अंत आते आते यह तय हुआ कि चुनाव कराए जाएं और इस तरह उत्तर प्रदेश 12वीं विधानसभा के चुनावों की तरफ बढ़ गया। बीजेपी को भरोसा था कि कल्याण सिंह के नेतृत्व में फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बीजेपी के भरोसे के पीछे अयोध्या का घटनाक्रम था, लेकिन मुलायम सिंह यादव कुछ और ही बिसात बिछाए बैठे थे। समाजवादी पार्टी और कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया। चुनावों में बहुत गर्मी रही। जो नारे चुनावी रैलियों से उठे, उन्होंने यूपी का सियासी तापमान इतना बढ़ा दिया कि सामाजिक ढांचे तक पर असर पड़ने लगा। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि ये नारे उन दिनों बसपा समर्थक
किसी भी रैली में, किसी भी गैदरिंग में या किसी भी समूह में जब होते थे तो ये नारे लगते थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश ही क्यों, मैं समझता हूँ उत्तर भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी प्रमुख दलित राजनेता के नेतृत्व में किसी पार्टी ने इस तरह की जीत और इस तरह की एक राजनीतिक धमक हासिल की थी। ऐसे में ये मैं मान सकता हूं कि ये नारे बसपा के समर्थक अति उत्साह में लगाते थे। बीजेपी राम मंदिर आंदोलन की तेज धार लेकर मैदान में उतरी थी और उसे विश्वास था कि कल्याण सिंह की सरकार दोबारा सत्ता में लौटेगी। कल्याण सिंह हिंदुत्व के पोस्टर बॉय पहले से थे, अब उनकी छवि हिंदू हृदय सम्राट की भी बन चुकी थी। उस समय जो बीजेपी के बहुत सारे नारे तो मैं कह नहीं सकता, बता नहीं सकता, लेकिन जो सबसे प्रमुख नारा तो भाजपा का हमेशा रहा है, जय श्री राम, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो सबसे ज्यादा नारा लोगों में गूंजा या जिसके पोस्टर्स आए वो थे, जो कहा सो किया। 3 नहीं तो 30,000, उस समय एक नारा हुआ करता था, 3 नहीं तो 30,000, नहीं बचेगी ये मजार, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, इस तरह के नारे थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोकतंत्र की प्रक्रिया वाला चुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की सत्ता का भीषण संघर्ष है। गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने 256 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी ने 164 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। समाजवादी पार्टी ने 109 सीटें जीती, बहुजन समाज पार्टी ने 67, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसने 177 सीटें जीती। कांग्रेस और नीचे आ गई, उसे सिर्फ 28 सीटें मिली। राम मंदिर आंदोलन के रथ पर सवार बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लेकर भी सत्ता से बाहर रह गई। एसपी बीएसपी को मिला सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस का समर्थन और मुलायम सिंह यादव बन गए दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री। बीजेपी को रोकने के लिए कहिए या सत्ता में बने रहने के लिए कहिए, सरकार तो बन गई लेकिन मन नहीं मिले। बीएसपी की तत्कालीन उपाध्यक्ष मायावती को कांशीराम ने यूपी का प्रभारी बना दिया और ऐसे मान लीजिए कि वो बन गई सरकार की सुपरवाइजर। असहज मुलायम सिंह जी इसलिए हो गए कि एक तो मायावती जी का वे ऑफ टॉकिंग, मायावती जी की विचारधारा, और दूसरा उन्होंने इसलिए भी असहज हो गए कि वो पूरी तरीके से सरकार, तो मुलायम सिंह, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन अपरोक्ष रूप से मायावती पूरा डिक्टेट कर रही थी। और विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के वहां अधिकारियों की तैनाती हो, डीएम की हो, एसएसपी की हो, थानेदार की हो, उस मामले में रहता था। और बाकी जो चाहे वो ठेके हों, पट्टे हों या जो भी ऐसी चीजें थी जो सत्ता में रहने पर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए करते रहते हैं, तो वो उन्होंने पूरा दबाव उनके ऊपर डाला मायावती जी ने। कांशीराम ने यूपी की विरासत मायावती को सौंप दी। बहुत जल्द मायावती ही यूपी में बीएसपी का प्रमुख चेहरा बन गई। यहां से यूपी की राजनीति 3 खांचों में बढ़ चुकी थी। मुलायम सिंह जो अब समाजवादी पार्टी को बड़ी और मजबूत पार्टी बनाने में जुटे थे, दूसरे दलों को एसपी से जोड़ रहे थे। मायावती जिनका दल सरकार में होने का स्वाद पहली बार चख रहा था, राजनीतिक विस्तार और सत्ता की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही थी। और बीजेपी जिसकी नजर एसपी बीएसपी गठजोड़ के हर अंतर विरोध पर लगी रहती थी ताकि अवसर मिलने पर सत्ता का रूप बदला जा सके। खैर, इसी बीच सर्वोच्च अदालत ने एक याचिका की सुनवाई के आधार पर ढांचे की सुरक्षा वाले हलफनामे का पालन न कर पाने के लिए कल्याण सिंह को सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा, अदालत की अवमानना ने देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित किया है, इसीलिए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सांकेतिक तौर पर 1 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। बहरहाल ये बीजेपी की समस्या थी। एसपी बीएसपी गठबंधन की समस्या इससे भी बड़ी थी। कभी मंत्रियों को बदलने या उनके कामकाज को लेकर, कभी रैलियों को लेकर, कभी बयानों को लेकर एसपी बीएसपी के बीच खींचतान होने लगी। कहा जाता है कि मुलायम सिंह कांशीराम के दोस्त रहे थे तो अक्सर वो उनसे सलाह विमर्श करते रहते थे।
लेकिन कमान तो थी मायावती के हाथ में, उनका फैसला ही मायने रखता था। लेकिन ये बात जरूर है कि काशीराम स्वयं राजनीति में अपने आप को प्रमुखता से सामने नहीं रखते थे और उन्होंने ये जिम्मेदारी मायावती को दे रखी थी। मायावती की सोच काशीराम की सोच से इस तरह अलग थी कि वे अपनी राजनीतिक विचार को और अपनी राजनीतिक धारणाओं को किसी भी व्यक्तिगत संबंध से भी ऊपर रखती थी। उनको ये मानना था कि राजनीतिक के तौर पर जो भी उनके विचार हैं उन्हीं की वजह से उनके व्यक्तिगत संबंध भी बनते हैं, चाहे वे राजनीतिक लोग हों या कोई और। इस वजह से मुलायम और काशीराम के आपसी संबंध कितने भी अच्छे क्यों ना रहे हों, लेकिन ये बात मायावती के विषय में नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनके व्यक्तिगत संपर्क भी जिन लोगों से थे वे उनकी अपनी राजनीतिक सोच से अलग नहीं थे। सरकार तो चलती रही, लेकिन हुआ वही जो ऐसे में होता है। पहले तो नेताओं के बीच की दरारें सामने आने लगी, फिर कार्यकर्ताओं के बीच भी मनमुटाव बढ़ने लगा। 1995 के पंचायत चुनावों में दोनों पार्टियों की खटास इतनी बढ़ गई, कई जगह न सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, बल्कि बीएसपी की महिला कैंडिडेट को अगवा करने का आरोप बीएसपी ने एसपी पर लगाया। लगने लगा था कि यह सरकार बस अब गई कि तब गई। दोनों ही पार्टियों के नेताओं को और ग्रास रूट लेवल के समर्थकों को भी ये लगने लगा था कि ये दोनों पार्टियां जो कि सामाजिक तौर पर एक दूसरे के विरोध में रहती थीं, वे दोनों मिलकर एक साथ एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं आ सकती। शायद इसी वजह से घटनाक्रम ऐसा हुआ जो कि आगे चलकर 1995 की जून के एक बड़ी घटना के तौर पर सामने आया। माहौल तनातनी का था। 1 जून 1995 को एसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। कहा जाता है कि वहीं एक पर्चा मुलायम सिंह को दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार हो जाने के लिए कह दिया। पर्चे में संकेत था कि बीएसपी समर्थन खींचने वाली है और बीजेपी से उसकी नजदीकी बन चुकी है। ये भी कहा जाता है कि मुलायम सिंह ने काशीराम से सत्ता के विकल्प पर बात भी करनी चाहिए, लेकिन काशीराम के खराब स्वास्थ्य के चलते बात हो नहीं सकी। और फिर आई 2 जून 1995, यूपी राजनीति के इतिहास की वो तिथि जो कलंक के तौर पर ज्यादा जानी जाती है। लखनऊ गेस्ट हाउस में मायावती बीएसपी विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। कहा जाता है एसपी के लोगों ने वहां धावा बोल दिया। जब समर्थन वापस ले लिया तो भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने वापस ले लिया, तो उसमें ये चाहते थे इनसे मुलायम सिंह जी की उससे समर्थन ले लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये बात कही कि हम आपको समर्थन दे देंगे और आप सरकार बनाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसको लेके गेस्ट हाउस कांड में, गेस्ट हाउस में, मीराबाई गेस्ट हाउस में वो अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी, उसकी एक रणनीति बना रही थी। इसी बीच में जो समाजवादी पार्टी के उत्तेजित कार्यकर्ता थे, उस समय गर्वोक्त थी, जो भी कुछ कह लीजिए, कि उन्होंने जाके वहां हमला कर दिया गेस्ट हाउस कांड में मायावती के साथ और बड़ी अभद्रता की थी। गेस्ट हाउस कांड यूपी की राजनीति के माथे पर बदनामी का दाग लेकर आया। इसे कोई याद तो नहीं करना चाहता, लेकिन भूल भी नहीं पाता। जो मायावती के लिए व्यक्तिगत रूप से तो मैं समझता हूं कि वो बहुत असहनीय पीड़ा थी, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ उन्होंने भरपूर भी लिया। मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। बीजेपी ने तुरंत मायावती को समर्थन देने की घोषणा कर दी और इस तरह उत्तर प्रदेश को सुचेता कृपलानी के बाद दूसरी महिला मुख्यमंत्री मिली, मायावती। मायावती जब मुख्यमंत्री बनी, उनकी उम्र थी केवल 38 साल। पर इस उम्र में वो मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन न तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पसंद आ रहा था, कई नेताओं को ये पसंद नहीं था, न बीएसपी के कोर वोटर्स को ये पसंद था। मायावती की कार्यशैली और भाषण में जिन बातों का अधिकतर जिक्र होता था, वो बीजेपी की पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। और जो बीजेपी की राजनीति थी, उसका खुला विरोध तब बीएसपी का चलन था।
पास कोई धन दौलत की कमी नहीं है और मेरे तो ना भी माया है, मेरे पास तो कोई माया की वैसे भी कमी नहीं है। मुख्यमंत्री मायावती का अंदाज पहले से बिल्कुल जुदा था। ये आप लोग गौर से, आप लोग ध्यान से सुने मेरी बात कि आज जब मैंने मुख्यमंत्री पद का भार संभाल लिया है तो आज मैं बहुजन समाज की मुख्यमंत्री नहीं, सर्व समाज की मुख्यमंत्री हूँ। वो खुद भी अपने बदले हुए स्टाइल को लेकर बेबाकी से बात किया करती थी। मायावती एक पढ़ी लिखी लड़की है, मैं एक एडवोकेट भी हूँ, मैं एक मेंबर पार्लियामेंट भी हूँ, मैंने सरकारी नौकरी की, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। लेकिन बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर भी मायावती ने अपनी कोर राजनीति में जरा भी बदलाव नहीं किया। यानी एक तरफ वो बीजेपी जिसे सवर्णों की पार्टी कहा जाता था और दूसरी तरफ बीएसपी जो दलित उत्थान की हुंकार भर रही थी। श्रीराम जो बीजेपी की राजनीति के आदर्श थे, बीएसपी की राजनीति उससे बिल्कुल उलट थी। ईवीएस रामास्वामी पेरियार दक्षिण भारत के आइकॉन हैं, लेकिन उन्होंने सच्ची रामायण एक लिखी, उसमें राम को लेके बहुत आपत्तिजनक बातें हैं। रावण को उन्होंने प्रशंसा की है। मायावती दलित आइकॉन के तौर पर जब 95 मुख्यमंत्री हुई तो देश भर के दलित आइकॉन की मूर्तियां स्थापित करने का अभियान चलाया, उनको स्थापित करना चाहती थी। उन्होंने घोषणा की कि पेरियार की मूर्ति अंबेडकर पार्क में लगाई जाएगी। मायावती की आक्रामकता के चलते बीजेपी पर अपनी विचारधारा के साथ समझौते का दबाव बढ़ने लगा। ट्रांसफर पोस्टिंग में जब बदलाव मायावती के हिसाब से होने लगे तब ये दबाव और बढ़ा। दूसरी तरफ कांशीराम के बयान बीजेपी को और मुश्किल में डाल रहे थे। हम जैसे चाहते हैं सरकार उसी रूप में चलाएंगे। बीजेपी को अच्छा नहीं लगता तो वो समर्थन वापस ले सकते हैं। अक्टूबर 1995 में कानपुर में कांशीराम ने कहा, बीजेपी में हिम्मत ही नहीं है कि वो समर्थन वापस ले सके, जबकि वो जानते हैं इस सरकार में उनके मन का कुछ नहीं हो सकता। अब सितंबर महीने में कांशीराम ने लखनऊ में पेरियार मेला आयोजित किया। बीजेपी बीएसपी में इतनी ज्यादा कड़वाहट हो गई जितनी तो एसपी बीएसपी की सरकार के समय भी नहीं। आखिरकार 17 अक्टूबर को बीजेपी ने मायावती सरकार से समर्थन वापस ले लिया। पेरियार और अंबेडकर की ये पार्क तो अब बने हैं, तब बेगम हजरत महल पार्क में एक मेला किया था उन्होंने। तो वो भारतीय जनता पार्टी को उससे थोड़ा सा नागवार गुजर रहा था एक पॉलिटिकल रूप से, तो वो ये नहीं चाहते थे। और इन्होंने उस मेले को करने के लिए, और बाद में जब इन्होंने अंबेडकर पार्क बनाया है तो वहां पर पेरियार की और इनकी मूर्तियां भी लगाने के लिए मायावती ने घोषणा की थी कि हम लगाएंगे। क्योंकि सरकार साझा थी, लेकिन राम द्रोही एक दलित आइकॉन की मूर्ति लगे, ये भाजपा के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए और संघ परिवार के गले के नीचे ये बात उतरने वाली नहीं थी। जाहिर सी बात है कि इसको लेके व्यापक विद्रोह हुआ। 4.5 महीने पुरानी मायावती सरकार गिर गई। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर आया 1996, राष्ट्रपति शासन लगे लगभग 1 साल बीतने को आया था और यूपी में फिर चुनाव हुए। तो भैया ये जो चुनाव हुए उसमें अयोध्या का मुद्दा था, लेकिन उससे भी प्रबल था जातियों का मुद्दा, सामाजिक तनातनी का मुद्दा, पिछड़े, अति पिछड़े, सवर्ण, यही सब शोर चुनावी सभाओं और रैलियों में सुनाई दे रहा था। बीजेपी ने 174 सीटें जीतकर फिर सबसे बड़ी पार्टी होने का रुतबा हासिल किया, यानी 1993 से 3 सीटें कम। समाजवादी पार्टी को 110 सीटें मिली, यानी 1993 से 1 ज्यादा, और बीएसपी को इन चुनावों में भी 67 ही सीटें मिली। चुनावों के बाद भी सुई फिर वहीं अटक गई।
विधानसभा की सूरत जैसी 1993 में थी, कमोवेश वैसी ही फेर हो गई। अब एसपी बीएसपी के साथ आने का तो सवाल ही नहीं उठता था और बीजेपी का अनुभव बहुत खराब था। सरकार बनती तो कैसे? विधानसभा फिर से त्रिशंकु, सरकार कैसे बने? राजनीतिक दलों में इतनी अदावत हो चुकी थी, कौन साथ आएगा, किसके समर्थन से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कोई सोच ही नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका में आ चुके थे रोमेश भंडारी। वैसे तो राज्यपाल की भूमिका का जिक्र हमने अभी तक नहीं किया, लेकिन यूपी की राजनीति में एक भूमिका रोमेश भंडारी जी भी लिखा कर लाए थे। ऐसा रोल जिसकी वजह से उन्हें भी हमेशा यूपी की राजनीति में याद रखा जाएगा। आमतौर पर जब त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति फंसती है तो राज्यपाल सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के फॉर्मूले पर विचार करने या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब बीजेपी सबसे बड़ा दल थी, राज्यपाल भंडारी ने उसे बुलावा नहीं भेजा, फिर भी बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा किया। राज्यपाल भंडारी ने उस दावे को अस्वीकार कर दिया और एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन की ही सिफारिश कर दी। रोमेश भंडारी ने वो निर्णय उनका बहुत अविवेकपूर्ण था और वो एक विधि सम्मत भी नहीं कहा जा सकता है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। तो उन्होंने कल्याण सिंह को, बेहतर होता कि कल्याण सिंह को वो बहुमत साबित करने का मौका देते, उसके बाद वो किसी की ओथ कराते। लेकिन आनन फानन में आज उन्होंने दिया और कल उन्होंने जगदम्बिका पाल जी को मुख्यमंत्री की और नरेश अग्रवाल को उप मुख्यमंत्री के रूप में, वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में जगदम्बिका पाल जी को शपथ दिला दी और 2 दिन ही सरकार रही। तीसरे दिन वो कोर्ट के उसके निर्णय से वो बाहर हो गई। मामला कोर्ट में पहुंच गया, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर राष्ट्रपति शासन ही जारी रहा। इस बीच विधानसभा को निलंबित कर दिया गया। ये भी एक ऐतिहासिक तारीख थी कि व्यवस्थापिका की मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा। खैर, जब हालात बिगड़ते हैं तो समझदार लोग नए सिरे से तैयारियां करें। यही यूपी में भी होने लगा। सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी। कांशीराम और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच बातचीत शुरू हो गई। जो हिंदू धर्म के आस्था के प्रतीक हैं, चाहे वे मंदिर में मूर्तियां हों या देवी देवता हों या वो प्रतीक हों जिन्हें लोग ईश्वर मानते हैं, उनको भी उन्होंने हमेशा निशाने पर लिया। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति केवल इस विचारधारा को लेकर आगे नहीं बढ़ सकती। शायद इसी वजह से कांशीराम अपने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अटल जी का भी साथ चाहते थे। समझौता ही हो सकता था तो वही हुआ। बीजेपी और बीएसपी के बीच ये तय हुआ कि दोनों पार्टियों से 6-6 महीने के रोटेशन पर मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। जब मैं सत्ता में रही, अब बीएसपी अड़ गई कि मुख्यमंत्री पहले बीएसपी से बनेगा। बीजेपी ने ये शर्त इस शर्त पर मानी कि विधानसभा अध्यक्ष उनका होगा। विधानसभा अध्यक्ष केसीनाथ त्रिपाठी बनाए गए। अपने 6 महीने कार्यकाल के आखिरी दिनों में मायावती ने सवाल भी उठाया कि अब विधानसभा अध्यक्ष हमारे पसंद का हो। ये एक बड़ा तनाव का कारण था। इसके अलावा मायावती के काम की जो शैली थी और मायावती अपने दलित एजेंडे को लेकर जिस तरह आगे बढ़ रही थी, इससे भाजपा असहज भी महसूस कर रही थी और मायावती से बार बार आपत्तियां भी जताई गई। 21 मार्च 1997 को मायावती बीजेपी के समर्थन से दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन जैसे नियति ने कहानी फिर वहीं से शुरू की जहां 1995 में बीजेपी बीएसपी गठबंधन के टूटने पर छोड़ी थी। बीएसपी बीजेपी के बीच तनाव के बादल लगातार छाए रहे। 4 महीने जैसे तैसे बीत गए। जब 2 महीने रह गए तो मायावती ने ताबड़तोड़ ऐसे फैसले लेने शुरू किए जो बीजेपी को नागवार गुजरने लगे।
मैं समझता हूं कि ये बहुजन समाज पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा था कि हम अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कार्यकाल पूरा नहीं होने देंगे। तो 4 महीने के बाद से ही उन्होंने जो भाजपा के मंत्रियों थे उनकी इग्नोर करना, उनकी बातों को सुनना बंद कर दिया था। अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए थे कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री की या किसी भी नेता की कोई बात को न सुना जाए। तो वो उनकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी थी। 21 सितंबर यानी गठबंधन के 6 महीने बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। कल्याण सिंह ने मायावती सरकार के कुछ फैसले पलटे। इससे नाराज बीएसपी ने 1 महीने के अंदर ही समर्थन वापस खींच लिया। मित्रता और दोस्ती का आधार होता है विश्वास, और यदि उनको भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास ही नहीं है तब तो मैं यह मानकर चलता हूं कि तो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का यह संबंध आगे चलना कठिन है। कल्याण सिंह की सोच, जैसा हम उसके पहले 1991-92 में भी देख चुके हैं, उनकी सोच एक अलग तरह की राजनीति करने की थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा किसी अन्य विचारधारा को अकोमोडेट नहीं कर पाते थे। ऐसे में मायावती के तमाम सारे निर्णयों को ही नहीं पलटा उन्होंने, बल्कि कुछ ऐसे भी निर्णय लिए जो कि तत्कालीन बसपा के मंत्रियों को, तमाम सारे लोगों को मंजूर नहीं थे। शायद इसीलिए मायावती ने ये निर्णय लिया कि अगर उन्हें एक अपनी अलग पहचान और राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें भाजपा से अलग होना ही पड़ेगा। कल्याण सिंह समेत बीजेपी बीएसपी के इस फैसले से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उसे लग रहा था कि उसे इस्तेमाल कर लिया गया। बनाते हैं। अगर मायावती का दरवाजा खुल गया होता तो उस दिन मुलायम सिंह मायावती की हत्या कराने की साजिश रच चुके थे। सबको लग रहा था कि अब सरकार अल्पमत में है और उसका गिरना तय है, लेकिन नियति का खेल अभी बाकी था। कल्याण सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया। राज्यपाल रमेश भंडारी ने सिर्फ 2 दिन के अंदर सदन में बहुमत साबित करने को कह दिया। इसके बाद जो सदन में हुआ वो यूपी ही नहीं, किसी भी लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक तारीख। सरकार के दूसरे साझीदार बसपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। उनके समर्थन वापस लेने के बावजूद हमें सदन में बहुमत हासिल है और इसीलिए हमें अपना सदन में बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया जाए। 21 अक्टूबर 1997 बहुमत परीक्षण के दौरान लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं तार-तार हो रही। विधायक खुलेआम मारपीट कर रहे, माइक, जूता, चप्पल, घूंसा सब चल रहा था। विधानसभा रण क्षेत्र बन गया। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी पर लिखी गई किताब में कहा गया है कि कई विधायक कमर में साइकिल की चेन बांध कर आए थे। सदन परिसर में मौजूद कांच तोड़कर भी हमला किया गया। यूपी विधानसभा के माथे पर यह घटना कभी न मिटने वाला कलंक है। कल्याण सिंह की सरकार अपने विशालकाय मंत्रिमंडल के साथ चल रही थी। फरवरी 1998 में देश की 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव चल रहे थे। कुछ सीटों पर वोट पड़ चुके थे, कुछ सीटों पर 22 फरवरी को वोट पड़ने थे। इस चरण में अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से और मुलायम सिंह यादव संभल से किस्मत आजमा रहे थे। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह वोटिंग से एक दिन पहले यानी 21 फरवरी को गोरखपुर में प्रचार कर रहे थे, पर लखनऊ में राजभवन में कुछ और ही चल रहा था। मायावती, अजीत सिंह की पार्टी के कुछ विधायक, लोकतांत्रिक कांग्रेस के कुछ विधायक और मौजूदा सरकार के कुछ विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। मायावती के साथ आए विधायकों ने कल्याण सिंह सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जगदम्बिका पाल को अपना नेता चुना और राज्यपाल से कल्याण सरकार को बर्खास्त कर जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने को कहा। कुछ देर बाद मुलायम सिंह ने भी समर्थन की घोषणा कर दी। जगदम्बिका पाल की मुख्यमंत्री की शपथ और जितने घंटे वो मुख्यमंत्री रहे उसे मान्यता नहीं दी गई। उनका नाम मुख्यमंत्रियों की सूची से हटा दिया गया। लेकिन सत्ता की ऐसी लड़ाई और संवैधानिक पदों का ऐसा दुरुपयोग सिर्फ यूपी नहीं, देश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कल्याण सिंह इन सब से तो जीत कर निकल आए, लेकिन बहुत जल्दी वो बीजेपी की ही आंख की किरकिरी बन गए। इसके बाद की बीजेपी की कहानी यूपी से धीरे धीरे सत्ता के वनवास में जाने की कहानी। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरी तरफ कल्याण सिंह, दोनों आमने सामने। क्या हुआ दिखाएंगे अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए आज तक।